महाराष्ट्र में रिक्शा टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य कर दी है और आरटीओ का ड्राइव चल रहा है, जिसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र में और मुंबई के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू हसीम आजमी साहब। आजमी साहब, ये जो कार्रवाई चल रही है, रिक्शा वालों जो है, इनकी भी शिकायतें सामने आ रही है। क्या कहना है इस पूरी पार्टी को, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या भूमिका है? आपके जो नेता है अखिलेश यादव, इन्होंने भी सवाल उठाया है कि अगर उन्होंने कई सारे जो नॉन मराठी है उनका जिक्र किया और कहा कि क्या इनका वोट नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़ी रोटी दूंगा। बनारस से चुनकर आए हैं वो, और बनारस और यूपी के हज़ारों लोग, अगर मैं लाख बोलूँ तो भी कम नहीं है, यहाँ पर रोज़ी रोटी के लिए आए हुए हैं। जब वहाँ रोज़ी रोटी नहीं मिल रही है तो गरीब लोग अपना गांव घर, अपनी बीवी बच्चे छोड़ करके मजदूरी करके रिक्शा चलाते हैं खून पसीने की वजह से। अब इनको मराठी सिखाना शुरू भी हो गया है। जब इनकी यही है कि मराठी आना ज़रूरी है, तो बस अभी तक हमारी पार्टी ने मुमरा के अंदर 2000 लोगों को मराठी सिखाया, क्लासेज लोग शुरू कर रहे हैं। अब जो ज़रूरी है तो ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अभी इनको जो है, मैंने आदरणीय फडणवीस साहब से बात किया था, उन्होंने कहा था नहीं बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मैंने अपने मिनिस्टर जो हैं प्रताप सर नायक साहब से मैं मिला था, उन्होंने कहा साहब आप डेट बढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल आप देखते हैं क्या करेंगे। अभी 15 हज़ार रुपया फ़ाइन, ये रिक्शे वाले कहाँ से देंगे 15,000 रुपया? 15,000 फाइन किस लिए मारा? इसलिए मारा कि तुम मराठी नहीं बोल पा रहे हो। अब उस पर जो हम मराठी मार दिया, अब जब भी ये पकड़े जाएंगे, कभी भी सिग्नल पर रोकेंगे, चेक करेंगे तो उनका रिक्शा जमा कर लेंगे, पहले 15,000 जमा करो, जाएंगे फिटनेस के लिए तो 15,000 जमा करो। ये शुरू हो चुका है, ये बहुत गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था मैं उनके पास जाऊँगा, अभी मैं जाऊँगा आदरणीय सर नायक साहब के पास कि साहब ये क्या कर रहे हैं आप लोग? गरीबों के मुंह का लुकमा छीन रहे हैं आप, उनका निवारण छीन रहे हैं, उनकी एक बेकारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और गरीब अपनी रोजी रोटी सरकार नहीं दे सकती तो खुद मेहनत करके कमा रहा है, वही बंद कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है प्रताप सरनाईक, वो तो खुद कह रहे हैं कि अभी कोई फाइन नहीं मार सकता है। अगर कोई ऐसा फाइन मार रहा है तो वो गलत है, उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि अभी मराठी सीखने के लिए 1 महीने की अवधि दी जा रही है, उसके लिए नोटिस दिया जा रहा है। और अगर फिर भी नहीं सीख पाते हैं तो बैच कैंसिल करने के लिए 3 महीने का नोटिस दिया जा रहा है। ऐसा उनका कहना है कि इनडायरेक्टली 4 महीने का समय हम दे रहे हैं मराठी सीखने के लिए। तो ये फिर क्या है? यानी आदरणीय प्रताप सर नायक साहब के हुक्म के बाद भी क्या मजाल है पुलिस की कि ये फाइन मार रही है? क्यों गरीबों को परेशान कर रहे हैं? चले जाएंगे सब यहाँ से, भुखमरी जाएगी देश के अंदर। परेशान है लोग, गांव में बूढ़ा बाप है, उसको इलाज के लिए पैसे भेजना है, बेटी जवान है उसकी शादी करना है, बच्चे को पढ़ाना है, और आप उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। मैं जाऊँगा अभी, आपने जो कहा है, मैं जाऊँगा उनके पास, जो कहूँगा मैं साहब ये क्या हो रहा है, क्या नाइंसाफ़ी है। और फिर याद रखें इस बात को, यही मैक्सिमम उत्तर भारतीय बीजेपी को वोट देते हैं। नहीं चाहिए इनका वोट आपको, आप इनको धुतकार रहे हैं। जब कोविड आया था तो आपने यूपी के बॉर्डर लगा दिया, तो उनको यूपी में घुसने नहीं दे रहे थे, अपने घर जा रहे थे लोग, तो कहा बीमारी बढ़ जाएगी। आज फिर ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। कम से कम मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि साहब आप देखिए क्या ज्यादती हो रही है। जो अखिलेश यादव इन्होंने जो ट्वीट किया, इसके बाद सत्ता पक्ष चाहे बीजेपी हो या शिंदे शिवसेना के नेता ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है वो अपने यूपी की तरफ ध्यान दे। वो मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, ये लोग महाराष्ट्र में क्यों आ रहे हैं, इसकी तरफ वो ध्यान दे। इनके कार्यकाल में तो आए, उन्होंने क्यों यूपी का विकास नहीं किया, ऐसा उनका आरोप है। 1947 के बाद बीजेपी की सरकार कितनी बार यूपी में आई है? आज बीजेपी की सरकार बिहार में भी है, झारखंड में भी है, यूपी में भी है। आज आपकी पहली बार नहीं है, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 12 साल हो गए सरकार को। आप दूसरों की तरफ अपनी बात करो ना, आप कि आपने क्या कर दिया आपके राजकाज में, उनके राजकाज में। जब दिल्ली में सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, देवेगौड़ा के अंडर में, तो उन्होंने काम किया, मगर उन्होंने किसी को भगाया नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है देश में, और उन्हीं के स्टेट के लोगों को यहाँ से बेइज्जत किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा उनको। यूपी चुनाव में बिल्कुल, यूपी चुनाव जो है, पूरे चुनाव यूपी का चुनाव होगा या जहाँ का भी चुनाव होगा, जहाँ जहाँ के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, आज मजबूर होकर लोग आते हैं। कोई आना नहीं चाहता, कोई अपने बाल बच्चों को छोड़कर चंद सिक्के कमाने के लिए, फुटपाथ पर रहकर जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आना चाहता। लेकिन जब पेट की भूख मारती है आदमी को, इंसान को, तो मजबूर होकर के बचा 1-1 साल तक सड़क पर रह करके रोजी रोटी कमाता है, माँ बाप से दूर, बीवी बच्चों से दूर रहता है। उनके साथ ये ज्यादती अच्छी बात नहीं है। आपसे भी आज टैक्सी वाले मिलने आए थे, रिक्शा वाले मिलने आए थे, ये उन्होंने आपको दिया है। क्या मांग है उनकी, क्या आपकी मांग है पार्टी की तरफ से?
आप भी क्या सरकार से मांग करेंगे? क्या समय उनको और देना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है ना कि सबसे पहले मेरी मांग यह है कि रिक्शे वाले तो लोगों का सवारी बिठाते हैं, टैक्सी वाले बिठाते हैं और छोड़ देते हैं। कितना पैसा ये मराठी में बोल दे हुए, कहाँ छोड़ना है मराठी, यही तो इतनी और क्या बात है, कहाँ कौन सी कहानी सुनाना है। लेकिन वो लोग जो आज बड़े बड़े कारपोरेट पूरे देश में जहां जहां बड़ी बड़ी कारपोरेट हैं, उनकी हेड ऑफिस मुंबई में है। आप उनके ऑफिस में जाइए, उनके स्टाफ से पूछिए तुम कितनी मराठी तुमको आती है, उससे पूछे, उस मिल के मालिक से पूछिए तुम मराठी में बात करो। अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुमको हम यहाँ से मुंबई से निकाल देंगे। हम मुंबई तुम्हें काम नहीं वो तो करो ना। गरीबों की तरफ सिर्फ, अमीरों की तरफ कुछ नहीं, गरीबों के साथ जाती। और याद रखिए, यही गरीब वोट देता है तो सरकार बनती है, वो अमीर के वोट से सरकार नहीं बनती। एक बंगले में 3 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, एक झोपड़े में 10 लोग रहते हैं, ये वोट देते हैं तो सरकार बनती है। गरीबों की तरफ ज्यादती हो रही है ना, तो गरीब की आह खाली नहीं जाएगी। जी, दूसरा सवाल पूछूंगा कि जिस तरह से नीतीश राणे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुबह में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि मुंबई में एक वाकया सामने आया था, गणपति का आगमन का प्रोसेशन था, कुछ लोगों ने वहां पर गलत हरकत कर दी, उसको लेकर कल तनाव हो गया था। और उन्होंने एक पहले बयान दिया था कि हाल ही में बयान दिया है कि मुंबई और महाराष्ट्र में जो है आई लव मोहम्मद नहीं, आई लव महादेव ही चलेगा। आई लव मोहम्मद भी चलेगा, जो आई लव मोहम्मद वाले हैं आई लव मोहम्मद बोलेंगे, जो आई लव महादेव वाले आई लव महादेव बोलेंगे। ना आई लव महादेव वाले आई लव मोहम्मद का विरोध नहीं करना चाहिए, और आई लव मोहम्मद बोलने वाले महादेव आई लव महादेव का विरोध नहीं करना चाहिए। ये मेरे देश की संस्कृति है। मंदिर में घंटी बजे, मस्जिद में अजान हो, सब मिलकर इस देश के गीत गाएं और साथ में रहें। ये जो है अलगाववादी लोग आ गए हैं आजकल, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी पर दाल खींचने के लिए ये नफरत के पुजारी लोग हैं। अगर इस गणपति में कुछ हुआ तो मैं समझता हूं 100% कुछ न कुछ इन्होंने रिएक्शन किया होगा। कोई मुसलमान किसी की गणपति पे कभी अंडा नहीं फेंक सकता, कभी वहां कुछ नहीं कर सकता। एक्शन का रिएक्शन होता है। और फिर भी मैं कहता हूं कि आप इंक्वायरी करो, अगर किसी शरीर शख्स ने कोई गलत काम किया है तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि उनके साथ कार्रवाई मत करो, जरूर कार्रवाई करो, लेकिन अपने गिरेबान में झांको। प्रशासन जा रहा है, बीच में आपने क्या पाकिस्तान जिंदाबाद पकड़ लिया लोगों को। जब इंक्वायरी हुई तो बीजेपी का वर्कर, आपने किसी बच्चे को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम पाकिस्तान का सपोर्ट करोगे कि हिंदुस्तान का, उसने कहा मैं इंडिया का सपोर्ट करूंगा, और आपने कहा नहीं तूने पाकिस्तान बोला। वो बेचारा चिल्लाता रहा, आपने उसका घर पूरा बर्बाद कर दिया, उसको आगे भगा दिया। ये तो कर रहे हैं आप लोग, ये रोज खुद ही कर रहे हैं। अपनी बात, अपनी जबान उसके मुंह में डाल रहे हैं और खुद नफरत फैला रहे हैं। ये सब गाय बैल काट के खुद फेंकते हैं, मंदिर में गोश्त डाल देते हैं और मुसलमान को फंसाते हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर भी साफ सुथरी इंक्वायरी हो, यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है उसके साथ जरूर कार्रवाई की जाए। इसमें किसी का पक्ष या किसी जात, किसी बरादरी देखने की जरूरत नहीं। आजमी साहब, सुबह आज घटना घटी दुखद, अमरावती में जिला अस्पताल जो है उसमें बच्चों की मौत हुई है जल आग लगने से। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि सेफ्टी नहीं है और रोज कुछ न कुछ हो दे, एक्सीडेंट तो हो सकता है, लेकिन इसका ध्यान देना जरूरी है। अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। मैं कल गया था भिवंडी, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है वहां पर 5 लोगों को लोगों ने बहुत मारा, सर फट गया, उंगलियां तोड़ दिया उनकी, कान फट गए उनके, हाथ पैर टूट गए उनकी, हड्डियां टूट गई। वो लोग जब पहुंचे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में तो वहाँ इलाज के सिस्टम कुछ नहीं है। इतना बड़ा अस्पताल, सरकार दावे करती है, वहाँ का नेता दावे करता है कि बहुत बड़े काम हो गए, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ पट्टी बांधने का काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। वो सब जाकर वहाँ दूसरे एक नर्सिंग होम में इलाज करवा रहे हैं। तो हालत क्या है? जाइए आप जेजे में जाइए, कहेंगे कि मशीन खराब पड़ी है, अगर आप MRI कराना है, एस्नोग्राफी मशीन नहीं चल रही है। एक दिन में 3-3, 4-4 हजार पेशेंट आते हैं और एक दिन में आप 300-400 MRI करते हो, और रोज आना 300-400, उसमें जो है 300-400 लोग MRI के लिए आते हैं और ये 30 और 40 MRI करते हैं। 300 नहीं करते, 30-40 करते हैं। और वो कहते हैं कि मेरे जेजे वाले कहते हैं कि हमारे अस्पताल में KEM भी भेज रहा है, उनकी मशीन खराब है, हमारे अस्पताल में जो नायर भी भेज रहा है। तो क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा। इतने बड़े बड़े दावे कि फ्री इलाज गरीबों का, ऐड आती है तो लगता है बाहर आ गई भारतवर्ष में, और अंदर जाकर देखो तो क्या हालत है। मैंने उस दिन हाउस में कहा था ये अपनी हेल्थ मिनिस्टर मैडम को कि आप मेरे साथ एक दिन चलिए बिना बताए हुए। उन्होंने वादा किया मेरे साथ, जिस दिन मेरे साथ जाएंगे मैं उनको असलियत दिखाऊंगा कि गरीबों को दवाएं बाहर से लानी पड़ती हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है।
MRI नहीं हो, दवाएं सब बाहर से लाओ, एक एक दिन की 5-5, 7 हज़ार रुपये दवाएं होती हैं, और सामने MRI दूसरी जगह है, यहाँ से भेजते हैं, वहाँ से कमीशन खाते हैं। ये सारा चल रहा है देश के अंदर। दूसरा सवाल कि सरकार अब कोचिंग को लेकर एक कानून ला रही है, मतलब बिल ला रही है, और बिल के ड्राफ्ट उन्होंने बना लिया है। सजेशन ऑब्जेक्शन मांग रही है सरकार। उसमें यह है कि आप बेसमेंट में जो है बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, जहाँ 25 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। किसी के खिलाफ अपराध है तो वो आप स्कूलों के साथ मिली भगत नहीं करेंगे। सेफ्टी के कई सारे नॉर्म्स है। आपके इलाके में भी, आपके चुनाव क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे कोचिंग सेंटर्स है। तो सरकार जो ला रही है उसका खामियाजा हो सकता है कि छोटे छोटे जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको भी भुगतना पड़े। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल स्वागत है, इसमें पेपर लीक नहीं होगा या बच्चों या उसकी सुरक्षा से जुड़ा ये बिल होगा। आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, एजुकेशन फ्री होना चाहिए। वही देश तरक्की करता है, वही देश डेवलपमेंट की तरफ जाता है जिस देश में लोग एजुकेटेड होते हैं। अब हमारे इलाके में सरकार का कोई स्कूल नहीं है, सिर्फ म्यूनिसिपलिटी स्कूल है। लोग छोटे छोटे कोचिंग क्लासेस, छोटे छोटे स्कूल चलाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, और जिसमें फीस 400-500 रुपये लेते हैं, और टीचर्स की तनख्वाह 7 से 8 से 10 हज़ार रुपये होती है, क्वालिफाइड टीचर्स की। आज मजदूर की तनख्वाह एक दिन की 1200-1500 रुपये है। वो टीचर BA MA करने के बाद भी 8,000 10,000 में पढ़ा रहे हैं। उन स्कूलों में वो सरकार का जो रूल है, वो रूल फॉलो करने की ताकत नहीं है। इतनी जगहें मुंबई में नहीं ले सकते वो लोग। सरकार अगर ये चलना चाहती है तो पहले सरकार बड़े बड़े स्कूल स्लम्स में खोल देवे और पढ़ाना शुरू कर देवे। सारे स्कूल बंद कर दो। आप कुछ खोलेंगे नहीं तो ये बच्चे जो हैं, मेरे यहाँ 30-30 हज़ार बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी है ना, तो सरकार वहाँ पे स्कूल खोले, ज़मीन दे लोगों को। सरकार पहले देती थी एड स्कूलों को, तो लोग एड लेके पढ़ाते थे। अब एड भी नहीं मिलती है। जब कोई परमिशन लेने जाता है ना, तो उनसे एफिडेविट ली जाती है कि आप आज या फ्यूचर में कभी भी आप सरकार से कुछ मदद नहीं मांगोगे पैसों की, तो ही आपको परमिशन मिलेगा। एक तरफ ये मामला है, एक तरफ सरकार सख्ती करने जा रही है। दोनों पे बैठ के सरकार को गौर करना चाहिए कि बच्चों के एजुकेशन पे फर्क ना पड़ने पाए। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे अबू असीम आज़मी, महाराष्ट्र और मुंबई के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया TV, मुंबई।